एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर BS दादीज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का। मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न सीरीज चल रही है वो आपको समझ में आ रही होगी। उसी क्रम में आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने सस्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, वो लिखा हुआ है गन्ने की फसल के अंदर कितने वृक्ष मान पर कटाई हेतु उपयुक्त माना जाता है। वृक्ष रीडिंग का संबंध होता है मैच्योरिटी से, परिपक्वता से। ये आपको याद होगा, वृक्ष रीडिंग का जो संबंध होता है वो किससे होता है? परिपक्वता से, मैच्योरिटी से। मैच्योरिटी। तो आपसे पूछा गया है कि गन्ने की फसल के अंदर कितने वृक्ष मान के ऊपर कटाई है तो उपयुक्त माना जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको 15, 18, 16 और 21। तो याद रखिएगा, जब भी आप गन्ने की मैच्योरिटी को वृक्ष रीडिंग में देखते हैं तो हम जब उसमें रीडिंग 18 आती है तो हम उसको मानते हैं कि वो परिपक्व हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 18। 18 वृक्ष रीडिंग अगर आपको मिलती है, इट मींस कि गन्ना मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। अब आप आगे उसके फर्दर हार्वेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गेहूं का जो आटा होता है उस गेहूं के आटे में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। विकल्प दे रखे हैं आपको, क्या क्या विकल्प है? केसिन, ग्लूटीन, जीन या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, गेहूं के आटे की जो प्रोटीन होती है वो होती है ग्लूटीन। ये आप याद रखिएगा, गेहूं के आटे की प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लूटीन। और यहीं पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है जीन, जो किसकी प्रोटीन होती है? मक्का की प्रोटीन होती है। ये भी आप याद रखिएगा, किसकी प्रोटीन होती है? मक्का की प्रोटीन होती है। केसिन का संबंध तो दूध उत्पादन से, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ग्लूटीन। आई बात समझ में आपको? आगे देखिएगा, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है आलू के ऊपर। आलू में टीपीएस विधि में, टीपीएस का मतलब क्या होता है? ट्रू पोटैटो सीड। याद रखिएगा, ट्रू पोटैटो सीड, सत्य आलू बीज। इस विधि के अंदर, ट्रू पोटैटो सीड विधि के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है 1 हेक्टेयर हेतु क्या बीज दर रखी जाती है। विकल्प दे रखे हैं आपको 100 से 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो याद रखिएगा, जब आपको टीपीएस विधि में पूछे कि 1 हेक्टेयर में क्या सीड रेट होगी तो उसका आंसर होगा वो होगा 100 से 150 ग्राम। ये आप याद रखिएगा, टीपीएस मेथड में 1 हेक्टेयर में कितनी सीड रेट रखते हैं तो उसका आंसर होगा 100 से 150 ग्राम। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए, जब हम फसलों की बात करते हैं तो उसमें मिश्रित फसलें आती हैं, सहचर फसलें आती हैं, गार्ड क्रॉप्स होती है जिसे आप रक्षक फसलें बोलते हैं, अंतराशस्य विधि होती है। इन सब विधियों के ऊपर एक प्रश्न बना हुआ है कि अरहर की 2 पंक्तियों के बीच में जवार की 2 पंक्तियों की बुआई, आपने अरहर की 2 पंक्तियों के बीच में जवार की 2 पंक्तियों की बुआई की, तो यह किस प्रकार की फसल का उदाहरण है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, वो है रक्षक फसलें, मिश्रित फसलें, सहचर फसलें या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब इस तरह से हम 2 फसलों को इस तरह से पंक्तियों में बोते हैं तो उसे कंपेनियन क्रॉप या सहचर फसलें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सहचर फसलें। गार्ड क्रॉप, रक्षक फसलें आप जानते हो, मुख्य फसल के चारों और कुछ फसलों के पौधे इस तरह से लगा देना कि जो मुख्य कीट हैं वो आपकी मुख्य फसल को प्रभावित करने से पहले उन कीटों, उन फसलों के ऊपर अटैक कर ले जिससे आपकी मुख्य फसल बच जाए। इस प्रकार की फसलों को कहा जाता है रक्षक फसलें, जिसे हम बोलते हैं गार्ड क्रॉप्स। गार्ड क्रॉप जो रक्षा करने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लस कॉमन क्वेश्चन भी है। अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु किसका उपयोग किया जाता है। 2 विकल्प दे रखे हैं जो मेन है, जिप्सम और चूना। तीसरा विकल्प दे रखा है आपको थायो यूरिया, चौथा विकल्प दे रखा है आपको अमोनिया। तो याद रखिएगा,
जब अम्लीय मृदाओं के चुनाव सुधार की बात आती है तो उसमें हम लाइम का उपयोग करते हैं, चूने का, चूना। और यही क्वेश्चन अगर आपको अम्लीय क्षारीय मृदाओं के बारे में पूछा जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता जिप्सम। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अम्लीय मृदाओं में सुधार हेतु हम उपयोग करते हैं चूने का और लाइम का, और क्षारीय मृदाओं में अगर पूछ ले तो हम किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का। थायो यूरिया का उपयोग हम करते हैं आलू के रेफरेंस में, आलू में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु अगर उपयोगी पूछे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लाइम, चूना। और ये क्वेश्चन अगर क्षारीय मृदाओं के बारे में पूछे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बीजीए। बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल द्वारा किस फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। और विकल्प दे रखे हैं आपको, गेहूं, धान, मटर या मक्का। तो याद रखिएगा बीजीए द्वारा किस फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, उसका आंसर है धान, पेडी, ओराइजा सेटाइवा। इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रखा है, जीरे में छाछिया रोग नियंत्रण हेतु किस फफूंदनाशी का उपयोग किया जाता है। जीरे में छाछिया एक रोग होता है, क्यूमिन जिसको बोलते हैं जीरा, क्यूमिन, उसमें छाछिया रोग नियंत्रण के लिए किस फंजीसाइड का उपयोग किया जाएगा। विकल्प दे रखे हैं आपको, मैनकोजेब, थाइरम, केराथेन या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी जीरे में छाछिया रोग को ट्रीटमेंट करने की बात होगी किसके द्वारा, फंजीसाइड के द्वारा, फफूंदनाशी के द्वारा, तो उसका आंसर होगा केराथेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केराथेन। याद रखिएगा, जीरे में छाछिया रोग को हम केराथेन से ट्रीट कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सेम डिजीज पे एक और क्वेश्चन है, जई का ग्रे स्पेक रोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जई का ग्रे स्पेक रोग किसके कारण से होता है, मींस किसकी कमी से होता है, पोषक तत्वों में। विकल्प दे रखे हैं आपको, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फेरस और पोटेशियम। तो याद रखिएगा, जई का ग्रे स्पेक जो रोग होता है वो होता है मैग्नीज की कमी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तंबाकू के ऊपर, तंबाकू टोबैको। क्या पूछा गया है, तंबाकू की कटाई करते समय 2 से 3 पत्तियों को एक साथ तोड़ लेना, 2 से 3 पत्तियों को एक साथ तोड़ लेना, 2 से 3 पत्तियों को एक साथ तोड़ लेना क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। विकल्प दे रखे हैं आपको, डिसकरिंग, प्राइमिंग, निपिंग या टोपिंग। तो याद रखिएगा, तंबाकू की कटाई करते समय 2 से 3 पत्तियों को एक साथ उठा लेना, एक साथ काट लेना, हार्वेस्ट कर लेना, यह प्रक्रिया कहलाती है प्राइमिंग। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, प्राइमिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्राइमिंग। याद रखिएगा, तंबाकू का बोटनिकल नेम निकोशियाना टेबेकम। देखिए किस्मों के ऊपर प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे किस्मों के ऊपर ही एक प्रश्न लिखा हुआ है, वो है वराह लक्ष्मी किसके किस्म है। विकल्प दे रखे हैं आपको, अलसी, सनई, जूट या कपास। तो याद रखिएगा, वराह लक्ष्मी जो है वो कपास की किस्म है, गोसिपियम स्पीशीज। वराह लक्ष्मी का अगर आपसे पूछ लें कि किसकी किस्म है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कपास से। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सूरजमुखी, सूरजमुखी सनफ्लावर जिसको आप बोलते हो, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थल क्या है इन चारों में से। विकल्प दे रखा है आपको, सेंट्रल अमेरिका, ब्राजील, भारत या चीन। तो याद रखिएगा, सूरजमुखी सनफ्लावर का ओरिजिन जो है वो है सेंट्रल अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में इसका ओरिजिन माना गया है। सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम होता है हेलियंथस एनस।
या आप स्पीशीज बोल सकते हो। हेलियंथस स्पीशीज, हेलियंथस एनस, ये सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, CRIJAF अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, मुख्यालय है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। उसी रेफरेंस में एक प्रश्न है, CRIJAF इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर का हेडक्वार्टर कहां पर है? विकल्प दे रखे हैं आपको, नागपुर, मुंबई, बैरकपुर और कटक। तो याद रखिएगा CRIJAF का हेडक्वार्टर जो है वो बैरकपुर के अंदर है। बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में CRIJAF का हेडक्वार्टर है। कटक में तो आप जानते हो किसका हेडक्वार्टर है? CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पे पूछें तो कटक में। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर होगा बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। कौन सा? CRIJAF, जूट एंड एलाइड फाइबर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में एक क्वेश्चन पूछा गया है, AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा, अगर राजस्थान के रेफरेंस में आपको AFRI का हेडक्वार्टर पूछे कहां स्थित है, तो उसका आंसर है जोधपुर। ये याद रखिएगा आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर। तो उसका आंसर है जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए रबी फसल आपसे पूछा गया है, रबी की मक्का। राजस्थान में रबी में मक्का कहां बोई जाती है? नॉर्मली मक्का किसकी फसल है? खरीफ की। लेकिन आपसे पूछा कि रबी में मक्का कहां बोएंगे? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बांसवाड़ा, टोंक, अजमेर और जयपुर। तो याद रखिएगा, राजस्थान में केवल और केवल बांसवाड़ा में ही रबी की मक्का बोई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, प्रजनन संबंधी रोग, प्रजनन संबंधी रोगों में किस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न दे रखा है आपको, प्रजनन संबंधी रोगों में किस खरपतवार का प्रयोग किया जाएगा? विकल्प दे रखे हैं आपको, लटजीरा, दूबघास, गोखरू या सांवा। तो याद रखिएगा, खरपतवारों के कुछ महत्वपूर्ण खरपतवारों के कुछ लाभ भी हैं। उन लाभों में से एक प्रश्न बना है प्रजनन संबंधी रोगों में। तो याद रखिएगा, प्रजनन संबंधी रोगों में गोखरू खरपतवार का उपयोग किया जाता है, ट्रिबुलस स्पीशीज, ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस या ट्रिबुलस स्पीशीज, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि खरपतवारों के बेनिफिशियल यूज में, लाभदायी यूज के अंदर अगर गोखरू का नाम पूछे तो वो किस रोग में यूज होता है? प्रजनन संबंधी रोगों में यूज होता है गोखरू, ट्रिबुलस स्पीशीज। दूबघास का नाम तो आप जानते होंगे, साइनोडोन डेक्टाइलोन। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोखरू। नेक्स्ट देखिएगा, पेंटेड बग एक डिजीज है, सॉरी एक कीट है। पेंटेड बग किस फसल का खतरनाक नाशक कीट है? विकल्प दे रखे हैं आपको, चना, सरसों, कपास या मटर। तो याद रखिएगा, पेंटेड बग मुख्य रूप से सरसों की फसल को प्रभावित करता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सरसों, मस्टर्ड, ब्रेसिका स्पीशीज। तो याद रखिएगा, पेंटेड बग किस फसल का प्रमुख खतरनाक नाशक कीट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सरसों, मस्टर्ड, ब्रेसिका स्पीशीज जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए
प्लांट्स के अंदर रंध्रों का खुलना और बंद होना, इसमें एक पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो यही प्रश्न ये पूछा गया है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना, स्टोमेटल क्लोजिंग एंड ओपनिंग, किस पोषक तत्व के कारण से होती है। विकल्प दे रखे हैं आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और जिंक। तो याद रखिएगा, जब रंध्रों की बात होती है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग की बात होती है, तो उसमें जो पोषक तत्व रोल प्ले करता है उस पोषक तत्व का नाम है पोटेशियम। याद रखिएगा, जो प्लांट्स को, पौधों को K+ के रूप में उपलब्ध होता है, K+ आयन मतलब पोटेशियम आयन के रूप में उपलब्ध होता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना पोषक तत्व के कारण से होता है, उसका आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट देखिएगा, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है। यह आपको अच्छे से याद होगा या ध्यान होगा कि सारे पौधे पोषक तत्वों को किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं और वो रूप कभी भी उदासीन नहीं होता है, वो या तो धनायन के रूप में होगा या ऋणायन के रूप में होगा। तो यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा है कि नाइट्रोजन पौधों द्वारा किस रूप में ग्रहण की जाती है। विकल्प दे रखे हैं आपको नाइट्रेट, क्लोराइड, ऑक्साइड या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम, नाइट्रेट या एक साथ इन दोनों के फॉर्म में या एमाइड, इन 4 फॉर्म में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को या तो अमोनियम के फॉर्म में लेंगे या नाइट्रेट के फॉर्म में लेंगे या दोनों के फॉर्म में लेंगे या एमाइड के फॉर्म में लेंगे। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रेट। NO3-2 बोल सकते हो, अमोनियम को NH4+ बोलते हैं, एमाइड आप जानते हो CONH2। यूरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है एमाइड का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रिचका में किस खरपतवार के बीज पाए जाते हैं। रिचके के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक खरपतवार के बीज उसमें मिक्स हो जाते हैं, वो कौन सा खरपतवार है। विकल्प दे रखे हैं आपको कासनी, अमरबेल, गेहूंसा और बथुआ। तो याद रखिएगा, रिचका के अंदर हमेशा अगर आपसे कभी पूछे तो उसमें अमरबेल के बीज मिलते हैं, अमरबेल खरपतवार के बीज उसमें पाए जाते हैं। अमरबेल को बोलते हैं कस्कुटा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। तो याद रखिएगा, रिचका में किस खरपतवार के बीज पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमरबेल। गेहूंसा का बोटनिकल नेम तो आप जानते हैं, फेलेरिस माइनर। गेहूंसा गेहूं का मिमिक वीड है, फेलेरिस माइनर। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं आपके सामने सस्य विज्ञान के प्रश्न लेकर आया था, उम्मीद करता हूं कि वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह से रेगुलर सीरीज चलेगी टिल एग्जाम तक, तो जुड़े रहिए आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।